आप देख रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। शनिवार को सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति द्वारा होप सर्कस पर मूक बधिर बालिका प्रकरण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभय सैनी ने बताया कि 11 जनवरी को मूक बधिर बालिका के साथ जो कृत्य हुआ था उसे पुलिस दुर्घटना का रूप दे रही है। पुलिस 17 जनवरी से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं चौंकाने वाली ये बात सामने आई है कि FSL की रिपोर्ट में बालिका के कपड़ों पर सीमन मिला है, लेकिन पुलिस इस घटना को दुर्घटना का रूप दे रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने धरने का स्थान बदलकर ऐसी जगह करेंगे जहां से सरकारी अधिकारियों का आना जाना हो रहा हो। पुलिस अधीक्षक महोदय बार बार अपना बयान बदल रही हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता है और हम CBI जांच की मांग करते हैं। जो को गहनता से देखे और CBI की टीम शीघ्र आकर इस पर कार्रवाई करे और दोष जिस व्यक्ति ने किया है उसका दोष प्रमाणित हो और जो गलत है उसके खिलाफ आमजन का रोष खत्म हो। अगर राज्य सरकार अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलनकारियों का मुंह राज्य सरकार की ओर होगा और अगर केंद्र सरकार के यहाँ से किसी भी चीज में देरी हुई तो हमारा मुंह उस तरफ भी होगा। अब हम होप सर्कस की इस जगह पर धरना दिए बैठे हैं, यहाँ से कोई अधिकारी नहीं, तो ये तो प्रमाणित होता है कि बलात्कार हुआ। जब ये बलात्कार हुआ तो ये भी प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार किसी न किसी रूप में इस तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को 17 तारीख से जांच की कॉपी गई हुई है। आज तक केंद्र सरकार के यहाँ से CBI की कोई टीम नहीं आई है। जनवरी को जिस बच्ची के साथ मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस बलात्कार को सरकार दुर्घटना की ओर ले जाना चाहती है। हम लोग उस दुर्घटना की ओर ना जाकर हम ये कहना चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। सरकार साक्ष्य छुपाने का प्रयास कर रही है और हम सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्ची के कपड़ों के ऊपर सीमेंस मिला है, इसका मतलब उस बच्ची के साथ दुराचार तो हुआ है। हम ये चाहते हैं अगर दुराचार हुआ है तो उसने किसने किया है, कौन प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा है जिस प्रभावशाली व्यक्ति को वो बच्चा सरकार छुपाना चाहती है और क्यों छुपाना चाहती है। सरकार कहती है CBI की जांच भेज दी, 17 तारीख की जांच गई हुई है। हम भारत सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहते हैं कि 17 तारीख की जांच पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या अलवर की बेटी बेटी नहीं है? क्या हमारी बेटी बेटी नहीं है? अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो हम दोनों सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और आम जन का सहयोग लेकर जो व्यक्ति हमारे इस कार्य में अड़चन करेगा उसका विरोध करेंगे, जो मदद करेगा उसका स्वागत करेंगे। अभी रणनीति है वर्तमान में कि यहाँ जो धरना चल रहा है, इस धरने को हम ये मानते हुए कि यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको पीड़ा है, जो रोज हमको देख कर जाता है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे सामने होकर नहीं गुजर रहा जिस व्यक्ति को हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने पीड़ित हैं। इसलिए अब ये धरना इस होप सर्कस से हटाकर इसको ऐसी जगह दिया जाएगा जहाँ से राज्य सरकार के अधिकारी गुजरते हैं। इसलिए इस धरने का स्थान परिवर्तन होगा और शीघ्र दिल्ली और जयपुर जाकर हमारी इस जो लड़ाई है इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हम संभव हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि बाबा बालक नाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसदों से मिलकर और हम इस बात को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर शीघ्र CBI की जांच हो, जिससे दोषियों का पता लगे और जो कृत्य हुआ है उसकी सही घटना हमारे सामने आए और सामने आने पर दोषियों को अभी तक दिन हमने बाबा बालकनाथ जी से बात करी। उन्होंने 2-4 दिन का समय लिया कि मैं बात करूंगा और सोमवार को उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया है। सोमवार को दोपहर में या मंगलवार को सुबह जैसे भी हमारी आगे बात हो जाएगी दिल्ली जाएंगे और हम केंद्र के में जाकर इसको चर्चा करेंगे और राज्य सरकार के दोनों मंत्रियों को भी हम बात करेंगे। नहीं, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हक पड़ा हुआ को हम सत्य मानते हैं। मीडिया जो है वो सच्ची है और सच्चे चीज पर भरोसा किया जा सकता है। हम कहीं ना कहीं बेईमान हो सकते हैं, अधिकारी बेईमान हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र का स्तंभ है ये बेईमान और झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हम मीडिया के ऊपर भरोसा करते हैं। मीडिया जो कह रहा है वो कहीं तथ्य के आधार पर कह रहा है, कोई मीडिया किसी चलते हुए व्यक्ति की आवाज नहीं है। इसलिए हम उसको सच मानते हैं और सच मानते हुए हम इस बात का आंदोलन को बलात्कारियों को गिरफ्तारी तक चलाने की मंशा रखते हैं। तेज जैसे SP बार बार बयान बदल रही है, पुलिस अधीक्षक इतनी बड़ी होने के बाद पुलिस भी अगर बयान बदलती है, एक मुजरिम बयान बदलता है तो मजिस्ट्रेट भी उसको सजा सुना देता है। ये तो SP है जो बार बार जरिए हम देखना चाहते हैं, ये तो SP है जो बार बार जरिए हम देखना चाहते हैं कि राज्य सरकार ऐसी SP को क्या सजा दंड देती है। और अगर दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग अगर वो हमारे साथ नहीं हुए तो जनता, आम जनता उनके साथ भी विरोध के लिए तैयार खड़ी हुई है और जो हमारी मदद करेगा हम उसके साथ हैं और जो हमारे खिलाफ जाएगा और इसको बलात्कार को दुर्घटना की ओर ले जाएगा उसके लिए संघर्ष समिति न्याय की ओर भागेगी। राजस्थान सरकार के नुमाइंदों से और केंद्र सरकार के नुमाइंदों से अगर कहीं लगा कि हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है
तो हम भूख हड़ताल नहीं, हम फांसी भी खाने को तैयार है। अगर हमारी बहन बेटी के साथ गलत काम होगा, हम उन लोगों को फांसी भी देने की हिम्मत रखते हैं जो लोग हमारी बहन बेटियों के खिलाफ हिम्मत करते हैं। अगर उन लोगों को हम फांसी नहीं दे पाएंगे तो हम स्वयं फांसी खा के मर जाएंगे। हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर के अंदर आम जन का प्रेम है और हम सब लोगों के बीच में इस घटना को खोलने का मन है। ये सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, केवल गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसके साथ खड़ी रहेगी और इस बच्ची के लिए ये अंतिम लड़ाई तक हम लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में कॉमर्शियल सिलेंडर में आग लगने से भय का माहौल बन गया है। सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में आने वाले एक व्यक्ति के सिलेंडर में रेगुलेटर खराब था, जिससे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर में जोर जोर से आवाज आने लगी। इतने में हमें पता लगते ही हमने सिलेंडर पर मिट्टी फेंकी और छोटे गैस सिलेंडर से उस पर केमिकल का छिड़काव किया और आग बुझाई गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आग की सूचना लगते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दुकानदारों ने आग पर काबू पा लिया। ऐसा हुआ था कि इसका रेगुलेटर था जो वो लीक था, रेगुलेटर खराब था। रेगुलेटर ने इसकी ने आग पकड़ ली। आग पकड़ने के बावजूद यहाँ लोग बाग घबरा गए, यहाँ के रहने वाले थे। तो इनने कुछ ने पानी पटका, कुछ ने मिट्टी पटकी, कुछ ने वोट पटका। फिर इनके पास आग बुझाने वाला वो आता है जो वो था इनके पास, उससे इनने पाउडर इसके ऊपर छिड़के, उससे आग स्लो हो गई। फिर यहाँ हम तमाम भीड़ हो गया। मेरे को वहाँ मालूम पड़ा उसमें आग लग गई कोई सिलेंडर में। तो मैं अपने भूत से भगा हूँ यहाँ। भग के मैंने देखा सिलेंडर में आग लगी हुई है, तो मैंने वो रेगुलेटर देखा, तो रेगुलेटर हटाने के बाद में वो आग स्लो हो गई और उसको बुझा के नहीं सुरक्षित मतलब सबको ठीक रहा। क्या नाम है आपका? अफसर खान। रेगुलेटर को लीकेज हो गया, पाइप जॉइंट होता है ना वो। तो ये रेगुलेटर लीक हुआ कहाँ पर लगा हुआ था सर? ये चूल्हे के लिए, रोटी बनाने के लिए रखते हैं बच्चे। तो आपने फिर प्रशासन को सूचित किया इस विषय में? हाँ। फायर ब्रिगेड को? हाँ जी। कितने विलम्ब से आई है, समय पर आई, क्या रहा? टाइम पे ही आ गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। किसी तरह की कोई जलानी हुई है? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास वो सिलेंडर था आग बुझाने का, उससे हमने इसको कवर कर लिया। पानी वानी डाल के बोरी लपेट के बुझ गया। तकरीबन कितने देर में कंट्रोल कर लिया गया? ज़्यादा 10-1 मिनट लगे ना, आधा घंटा, 10-1 मिनट लगी थी बस। कोरोना का प्रकोप कम होते ही राज्य सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब सोमवार से वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा एवं 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। जानकारी देते हुए एसडीएम प्यारेलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर शाम को नई गाइडलाइन जारी की है एवं छूट का दायरा बढ़ा दिया है। इसी के तहत अलवर में अब संडे कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। दुकानदारों का टाइम रात 8 बजे के बजाय अब रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राएं अपने परिजनों की अनुमति लेकर स्कूल जा सकेंगे एवं सार्वजनिक समारोह, खेलकूद, मनोरंजन सभा जैसी धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि ने 100 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि यह सभी निर्देश 31 जनवरी से लागू होंगे। गृह विभाग ने कल 28 तारीख को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसमें कोरोना के जो केसेस में गिरावट आई है उसको देखते हुए कुछ एक मामलों में राहत दी है, जिसमें ये नई गाइडलाइन दिनांक 31 जनवरी से प्रभावी होगी। इसमें जो संडे का जो मार्केट बंद रखने का था वो ख़त्म कर दिया गया है और सभी व्यापारिक संस्थान, दुकानें रात को 10 बजे तक खुल सकती हैं। विवाह समारोह एवं अन्य सामाजिक समारोह में जो उपस्थित व्यक्तियों की संख्या है उसको 100 किया जा रहा है, लेकिन ये प्रभावी 31 जनवरी से होगा। 30 तक वही 50 वाला ही नॉर्म्स लागू रहेंगे नगरीय क्षेत्रों में। और इसके अलावा विद्यालयों में 1 फरवरी से कक्षा 10 से 12 के विद्यालय खुलेंगे
और छोटी क्लासों के जो छोटी क्लासेज हैं विद्यालयों की, वो 10 फरवरी से विधिवत चालू हों। इसमें जैसे कि 10वीं और 12वीं की चालू कर रहे हैं, जी। ये जो नगर पालिका क्षेत्रों में चालू कर रहे हैं, जी जी, जहाँ बंद थी। नगरीय क्षेत्रों में। जी जी। शनिवार को सुख विलासिता का कारक शुक्र ग्रह मकर राशि में मार्गी हो गया। मार्गी का अर्थ सीधी चाल चलना होता है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का और मीन राशि में उच्च का होता है, वहीं मकर राशि पर शनि देव का आधिपत्य होता है। शुक्र अभी धनु राशि में गोचर कर रहा है। इस राशि में यह वक्री अवस्था में है और शनि शुक्र के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए मकर और कुंभ राशि वालों को शुक्र के मार्गी होने का विशेष लाभ मिल सकता है। और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह सुख विलासिता का कारक भी माना गया है। यह शुक्र ग्रह आज 29 जनवरी शनिवार को दोपहर 2:15 पर मार्गी होगा। मार्गी यह मकर राशि में होगा। मार्गी होने का अर्थ सीधी चाल से चलना है। जैसा कि माना गया है कि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का और मीन राशि में उच्च का होता है, वहीं मकर राशि पर शनिदेव का आधिपत्य पूर्ण होता है, क्योंकि शुक्र अभी धनु राशि में गोचर कर रहा है। इस राशि में यह वक्री अवस्था में है। शास्त्रोक्त शनि शुक्र के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए मकर और कुंभ राशि वालों को शुक्र के मार्गी होने का पूर्णतः विशेष लाभ मिल सकता है। वहीं शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। ऐसे में तुला और शुक्र राशि वालों के लिए अर्थात इन राशि से जुड़े व्यक्तियों को मार्गी शुक्र विशेष लाभ सभी क्षेत्रों में पहुंचा सकता है। शुक्र के मार्गी होने से वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को विशेष सुख समृद्धि व लाभ प्राप्त होगा। रोजगार के व आय के साधन में वृद्धि होगी। व्यापार में विशेष लाभ होगा। उच्च पद पर पदोन्नति के विशेष योग बनेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनेगी, ऐसा शास्त्रों में लेख माना गया है। बहरोड कस्बे में बीती रात को अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर धावा बोलकर लाखों रुपए का माल पार कर फरार हो गए। मामले की सूचना लगते ही बहरोड थाना प्रभारी शुरीलाल मीणा में जाब्ते के साथ पहुंचे। बहरोड के जागुआस चौक पर झांसला इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर शुक्रवार की रात करीब 4 बजे आधा दर्जन चोरों के द्वारा गोदाम का शटर तोड़कर नीचे रखी केबल के बंडल चोरी कर मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। चोरों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे की जानकारी लगते ही कैमरे भी तोड़ दिए गए। दुकान मालिक वीरेंद्र झांसला ने बताया कि सुबह जब दुकान खोलकर देखा तो सामान बिखरा पाया। जिस पर दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो आधा दर्जन लोग दुकान में चोरी करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद बहरोड पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को पकड़ने में जुट गई है। और 4 बजे के लगभग वापसी गए हैं और उन्होंने कैमरे के तार हटा दिए, कैमरे के तारों को काट दिया। बाकी उनके सारों की फोटो आ रही, करीब 6 आदमी की फोटो उसमें आ रही है। केबल के ड्रम ले गए, 3.5 ड्रम तो साबित ले गए, बाकी खुली केबल अलग ले गए और छोटे मोटे सामान ले गए। यहाँ से मेरे बैरिंग वगैरह बिखरे हुए थे, बैरिंग को पता नहीं, एक बैरिंग की 3000 रुपये ये बैरिंग का ले गए। वो तो मिनिमम है। शंका किसी की नहीं है, तो 20-22 साल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। आए वाला यहाँ सुबह ये बस वो निकले। ग्राम पंचायत बरडोद में सरपंच पूजा निभोरिया द्वारा सरकारी दस्तावेजों में काट छाट कर फर्जी ग्राम सभा आयोजित करने के प्रकरण में शिकायत करने पर सरपंच पूजा निभोरिया ने शिकायत करने वाले परिवादी को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। मामले के संदर्भ में परिवादी महिपाल सिंह चौहान पुत्र कप्तान सिंह चौहान निवासी बरडोद ने बहरोड थाने के जरिए कोर्ट इस्तेगासा से मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बहरोड थाना पुलिस को बताया कि सरपंच पूजा निभोरिया ग्राम पंचायत बरडोद की मुखिया एवं जनप्रतिनिधि है।
सरपंच पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कागजात एवं ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के रजिस्टर में काटछाट करते हुए फर्जीकारी की है। दिनांक 6/10/2020 को फर्जी ग्राम का आयोजन करते हुए सरकारी कागजात में काटछाट करते हुए अपने निजी स्वार्थ पर एवं विशेष हितबंद लोगों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से एवं ग्राम वासियों और ग्राम पंचायत वासियों आम नागरिकों को अपने हक अधिकारों से वंचित करने की मंशा से फर्जी ग्राम सभा की आड़ में प्रस्ताव लेकर वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई, जबकि दिनांक 6/10/2020 को ग्राम पंचायत सरपंच पूजन निपोरिया द्वारा कोई किसी प्रकार की ग्राम सभा आयोजित की ही नहीं गई। सरपंच पूजन निपोरिया ने ग्राम पंचायत के लोगों से छल कपट धोखा करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचा है, जो वर्तमान सरपंच पूजन निपोरिया द्वारा उक्त फर्जी सभा को अपने कार्यकाल में दिखाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर राजस्थान सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जिला संयोजक चेष्टा भार्गव ने बताया कि विगत वर्ष में हुई प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे रीट, एसई, जेईएन, पटवार, आरएएस, लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी आदि में लगातार पेपर लीक घटनाबाजी सामने आई है। उपलब्ध सबूतों के आधार पर तथा एसओजी की जांच के आधार पर ज्ञात भी हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारी व सरकार के कई बड़े नेता, मंत्री आदि इस गिरोह में शामिल हैं, परंतु अभी तक किसी आरोपी, अधिकारी, मंत्री व नेता पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार भी लगातार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। द्वारा जो हमारे एसआई का, रीट का, जेईएन की जो परीक्षा के एग्ज़ाम के पेपर थे वो बाहर जो लीक हुए, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद अलवर द्वारा आज जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और ये विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान में आज हर जिला केंद्र पर प्रदर्शन किया है। ये जो पेपर की लीक होने की सूचना आप सभी को है। आरएएस में जैसे कि धांधलीबाजी हुई है, कोई भी अधिकारी, कोई भी क्या नाम सरकार का नुमाइंदा आज तक सस्पेंड नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सब को देखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे जयपुर प्रांत ही नहीं, पूरे राजस्थान में सभी जिला केंद्रों पर ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से सूचना देने की काम कर रही है। धन्यवाद। शिवाजी पार्क के सामने बुद्ध विहार में खातेदारी जमीन पर यूआईडी जबरन खाली करवाना चाह रही है, जिसका विरोध खातेदारों ने किया। जेसीबी मशीन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। खातेदार लोग मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अगर हमारी जमीन की सफाई अगर करनी है तो हम खुद करेंगे, हमें समय दिया जाए। यूआईडी जबरन उस जमीन को खाली करवाना चाह रही है। इस पर 12-13 मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं। 3 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं लोग। यह लोग इनके पूर्वजों की जमीन है, इस पर निवास कर रहे हैं, जो इनकी खातेदारी की जमीन है। 401 से लेकर 409 तक इस जमीन के खसरा नंबर है, जो भी आज हम खातेदारों के नाम जमीन बोल रही है। जमाबंदी में टोटल 12 खातेदारों के नाम जमीन बोल रही है। यह लोग पूर्व में यूआईडी सचिव को मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, जिला कलेक्टर से भी मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, श्रम मंत्री टीकाराम जूली से भी मुलाकात कर चुके हैं। सभी ने इनको आश्वासन दिया है कि अभी यूआईडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन यूआईडी रात में ही जेसीबी मशीन लगा दी है, जिसका विरोध इन लोगों ने किया और मशीन को बंद करवा दिया। आज सुबह यूआईडी के कुछ लोग जेसीबी मशीन को लेकर जबरन जमीन को खाली करवाने पहुंच गए। उसमें खड़ी गाड़ियों को सफाई करवाने के नाम पर उनके मकान तोड़ने की धमकी दे रहे थे। हम यूआईडी के विपक्ष में जूली के पास भी दिया है, ये लेटर लिख के नहीं कलेक्टर साहब को दिया है, चेयरमैन उसको सेक्रेटरी को भी दिया है, पर हमारी कोई सुनता ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई जेसीबी नहीं आएगी। आज फिर जेसीबी क्यों आई? रात को आई तो रात को भगाई हमने, और अब देखे तो अब सुबह सब बच्चे भूखे बैठे हैं। मेन समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या यह है, हमको न तो मुआवजा दिया, जमीन हमारी और 50 साल से मकान बने हैं। मैडम धमकी दे के गई यहाँ, ये मकान टूटेंगे, खाली करवाओ। कौन सी मैडम धमकी दे गई थी? यूआईडी की मैडम, नाम मदन लाल है, और ये दलितों पे हो रहा है अत्याचार। बहुत साल पहले हमारी 3 पीढ़ी हो चुकी है, दादान की परदादान की, अब उनकी औलाद बढ़िया 200 आदमी कुनबा हो रहा है। तो मतलब जिसी भी रात को आती है 12 बजे सो जाता है, और ये कहते हैं रात को तुम सोओगे तुम्हारी बाउंड्री झड़ेंगी, कमरा झड़ेगा। तो वहाँ मतलब हमारा आदमी बेलदारी करना, आज से 30 साल पहले ज़मीन एक बार करी 30,000 को बीघो।
आज ज़मीन हो रही करोड़ को बीघो, तो हमारे बच्चा के पास ज़मीन कहाँ से खरीदी जाएगी साहब। हमारे बच्चे बेलदारी करता है, ये एक सर्विस नहीं लगा, कोई नहीं हमारा आदमी लगा। आज के टाइम में 300 रुपये बच्चा लाता है, 200 की सब्जी आ जाती है, 100 का चून आ जाता है, क्या बच रहा है हमको? तो प्लॉट कैसे खरीद? हम सड़क पर रहें कि कहाँ रहें? मकान बनाए तो हमने हमारी भूमि में बना रखा है, तो हमको तो एक प्लॉट चाहिए सबको, और आज को मुआवजा का पैसा चाहिए 1 करोड़ को बीघो, तो ज़मीन को खूब जमा आराम से ले, कोई परेशानी नहीं हमको। ये चाहता है हम तो सर, यही खड़ा जो ये जगह, क्या नाम है? विजय मंदिर रोड पे। 200 साल पुरानी ज़मीन है, खातेदारी की ज़मीन है, बाप दादा की सबको की आज तक चली आ रही है, और 50 साल से मकान बने हुए हैं, तोड़ने की धमकी दी जा रही है। अब जाएं तो कहाँ जाएं? जेसीबी कब आई थी? जेसीबी करीब 8-10 दिन से पीछे घूम रही है, उसको आ जाते हैं, भगा देते हैं, आ जाते हैं, भगे जाते हैं, सबके पास चले गए, मंत्री के पास, कलेक्टर के पास, बस सब आश्वासन दे देते हैं, कोई नहीं आएगा। फिर आज आ गई। आपका नाम क्या है? सौरभ। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने ऐसे 3 युवकों को पकड़ा है जो कार में ही यूनिवर्सिटी चला रहे थे। हाथों हाथ ही ग्रेजुएशन से लेकर पॉलिटेक्निक व लाइब्रेरियन की डिग्री हाथों हाथ दे रहे थे। अलवर एनईबी पुलिस ने शनिवार को सुधीर कुमार यादव निवासी शाहजहापुर, सुजीत कुमार निवासी पूर्णिया, सचिन कुमार निवासी कृष्णा कॉलोनी बिहार को गिरफ्तार किया है। युवकों ने अब तक कितनी डिग्री दी और कितने रुपए लोगों से वसूल कर चुके हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक बिहार नंबर की गाड़ी झंकार होटल के पास खड़ी है, और जिसमें लोग आपस में बात कर रहे हैं कि वो फर्जी अंक तालिका या डिग्री बना करके कोई पैसा लेकर के वो बात करते हुए सुना, जिसमें मुखबिर ने हमारे को बताई, जिसमें हमारे टीम को हमने रवाना किया। टीम जाकर के उनको घेर के पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की, जिसमें बिहार के तीन आदमी हैं जो फर्जी अंक तालिका, फर्जी जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लोगों को बिगर कॉलेज गए हुए ही डिग्री बना करके देने का काम करते हैं। क्या नाम है सर इनकी? ये बिहार के तीन ही इनके नाम, एक के नाम सुधीर कुमार पुत्र सुदेश्वर यादव, दूसरे का नाम सुरजीत कुमार मिश्रा पुत्र सुरेश चंद, तीसरे का नाम है सचिन कुमार सिंह पुत्र देवेंद्र कुमार सिंह। ये तीनों ही बिहार के रहने वाले हैं। अब तक कितने लोगों को सर इसमें कोई मामला है, कितने लोगों से इन्होंने ऐसा किया है फर्जी मार्कशीट देने का? अब भी प्रकरण, इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी पूरा अभी हम नहीं बता पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब माल बरामद किया है सर, कोई मशीन? हाँ, इनसे अभी मोहर, जो फर्जी मोहरे हैं, मोहरे बरामद की गई है। अलवर की यूनिवर्सिटी से कोई इनका लिंक है क्या किसी से? अभी वो अलवर की अभी कई यूनिवर्सिटियों का ये कह रहे हैं, पर अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्डली अभी कोई चीज़ अभी हमारे को मिली नहीं है। वो रिकॉर्डली पे आने पे बताया जाएगा। कितनी अंक तालिकाएं पकड़ी इनसे? इनसे अंक तालिकाएं अभी काफ़ी मात्रा में है। मैं प्रेस नोट में जो आपको सारी चीज़ें, अभी विभिन्न यूनिवर्सिटियों की कुल 439 उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं, 850 खाली उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं, 93 भरे हुए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिले हैं, और 41 कॉलेज परित्याग पत्र, टीसी व 91 मार्कशीट, 26 प्रोविजनल प्रमाण पत्र, 4 खाली प्रोविजन प्रमाण पत्र, 118 खाली माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 37 खाली एप्लीकेशन फॉर्म और 118 भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म, 18 आरपीजीएस यूनिवर्सिटी के खाली लेटर पैड, 3 खाली एफिडेविट, 5 खाली नोडूज सर्टिफिकेट, 5 नोडूज प्रमाण पत्र भरे हुए,
और 16 डिग्री सर्टिफिकेट, 22 रसीद विद्यार्थियों के रूप में प्राप्त की गई। भरा हुआ चेक ऑफ इंडिया बड़ौदा बिहार, 10 ATM कार्ड, 7 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट एवं हार्ड डिस्क, 4 डायरिया पैसों के लेन देन के हिसाब से और 4 मोहरें बरामद की गई। तो ये कौन कौन से विश्वविद्यालय में सर डिग्री है इसमें है क्या आपके इसमें? अभी ये जांच करके जो भी कौन कौन सी की है अब ये बताया जाएगा। मतलब पूरे भारत से कहीं की भी देते थे? हाँ, अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी का है जो इन्वेस्टिगेशन में आपको बताया जाएगा जो भी कितने क्या आती है इन्वेस्टिगेशन। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।